नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं। आप अगर एक वकील हो या एडवोकेट हो या लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एआईबी बोला जाता है, यह एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। यह इसलिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है ताकि दुनिया वालों की नजर में आप ये अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो यह माने जाएगा कि आप वकालत करने के लिए एक सुटेबल हो, आप वकालत कर सकते हो, आपने वकालत करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है। बट मुद्दे वाली बात यह है कि क्या ऐसा मानना सही होगा कि यहां पे एक क्राइटेरिया होता है, दो पार्ट्स के अंदर एक क्राइटेरिया को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात आती है कंपिटेंसी, दूसरी बात आती है शार्पनेस। एक बच्चे की अगर मेरे को कंपिटेंसी पहचाननी है, मुझे क्या अगर कोई भी कमीशन को या कोई भी अथॉरिटी को एक बच्चे की कंपिटेंसी को पहचानना है, एक स्टूडेंट की कंपिटेंसी को पहचानना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट अपना कंपिटेंसी पे खरा उतरेगा कैसे, उसका टेस्ट लिया जाए, उसको एक 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर तैयार करके उसका टेस्ट लिया जाए कि कितनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है बच्चे ने, कितनी अच्छी इसको थियोरेटिकल नॉलेज है। तब हम पहचान पाएंगे कि ये बच्चा अपने आप में कंपिटेंट है और इसकी कंपिटेंसी पे ही अपना खरा उतरा है। यही अगर मैं बात करूं, अगर एक शार्पनेस एक वकील साहब की पहचाननी है तो हम कैसे पहचानेंगे? केवल और केवल उन वकील साहब को हम एक क्वेश्चन पेपर देंगे 100 नंबर का और बोलेंगे वकील साहब हम आपको बुक्स भी दे रहे हैं, आप ये लो सारी की सारी बुक्स जो सिलेबस में हमने आपको क्वेश्चन पेपर तैयार करके 100 क्वेश्चंस दिए हैं और उसी के हम आपको बुक्स भी दे रहे हैं, ओपन बुक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप बुक खोलो, आराम से सारे के सारे सवालों के जवाब दो और अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो, हम मान लेंगे आप बहुत बढ़िया वकालत करोगे, आप बहुत बढ़िया एडवोकेसी को अपनी निभाओगे, आप बहुत बढ़िया वकालत के पेशे के अंदर अपने आप को खरे उतरे होंगे। तो क्या यह बात बोलना सही होगा? या फिर हम यह बोल सकते हैं कि एक वकील, एक एडवोकेट बेस्ट एडवोकेट कैसे बन सकता है? पहली बात, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, कोर्ट के अंदर उसको अपीयर कैसे करना है, क्या एटिकेट्स का पालन करना है, जज साहब के सामने कैसे आर्ग्यूमेंट करने हैं, विटनेस को कैसे क्रॉस एग्जामिन करना है, कैसे विटनेस की वरासिटी को जज करना है, कैसे विटनेस की क्रेडिट को इंपीच करना है, कैसे विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, कैसे जज साहब के सामने अपने वैलिड पॉइंट्स पेश करके अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवानी है, कैसे जो केसेस इतने सारे कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है उनको जल्दी जल्दी जज साहब को इंसिस्ट करना है कि जज साहब आप मेरे क्लाइंट को बेल दीजिए, आप मेरे क्लाइंट को रिलीफ दीजिए। और ये जो पॉइंट्स हैं, क्या ये कोई किताबी नॉलेज में आपको मिलेंगे कि आपको कोर्ट में खड़े होकर कैसे बिहेव करना है, आपको जज साहब के सामने कैसे अपने पॉइंट्स को रेज करना है, आपको जज साहब को कैसे अपने क्लाइंट के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करते हुए रिलीफ दिलवानी है? क्या ये कोई किताब या कोई मेरा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर ये चीज मुझे बता सकता है? तो अगर ये बोला जाए कि भाई अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर एआईबी के तौर पे कंडक्ट करवाया जाएगा, एक वकील को कोर्ट के अंदर वकालत करी जाए या नहीं करी जाए, वो वकील, वो पर्टिकुलर पर्सन जो अपने 5 या 6 साल बिताकर अपनी एलएलबी की डिग्री पाकर उसने जो अपना पूरा का पूरा एक लॉ की डिग्री ली है और फिर भी उसके बाद में उसको यह बोला जा रहा है कि आपको एक और थियोरेटिकल एक पेपर देना पड़ेगा और उसमें आपको एक एक्सेस अमाउंट ऑफ फीस देनी पड़ेगी, 3 से 4 हजार रुपए आपको दोबारा पे करने पड़ेंगे और आपको एआईबी का एग्जाम देना पड़ेगा। यही बात फीस के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूं, 3500 के अप्रॉक्स फीस होती है, अगर रिजर्व कैटेगरी के हो तो 2500 रुपए की फीस होती है। केवल और किस चीज के लिए? 100 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको बुक्स दी जाएंगी, आपको बुक खोल खोल कर वो अपना जवाब देना पड़ेगा और एआईबी का एग्जाम आप क्रैक कर लेते हो तो पूरे दुनिया वालों की नजर में, पूरे वकालत के नजर में ये माना जाएगा कि भाई ये बहुत बढ़िया एडवोकेट है, ये अपनी वकालत बहुत अच्छे से करेगा। बट रियलिटी मैंने आपको बताई है, वकालत अच्छे से कैसे करी जाती है, एक अच्छा वकील कैसे किया जाता है कि आपको प्रैक्टिकल काम आना जरूरी है, आपको प्रैक्टिकल एटिकेट्स आना जरूरी है, अपने क्लाइंट को रिलीफ कैसे दिलाना है वो आना जरूरी है, कौन सी एप्लीकेशन कब लगानी है वो आना जरूरी है। जिससे कि अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि भैया ये वाला ड्राफ्ट कैसे प्रिपेयर करना है, ये वाला ड्राफ्ट मेरे को जज साहब के सामने कौन से केस में लगाना है, अब मैं उल्टा सीधा ड्राफ्ट तैयार कर दूं, उल्टा सीधा ड्राफ्ट जज साहब के सामने पेश कर देता हूं और उस केस में जज साहब वो मेरा ड्राफ्ट को, इन शॉर्ट जज साहब वो मेरी पिटीशन को डिसमिस करेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जज साहब का भी टाइम बर्बाद हुआ। उस केस में एक अच्छा केस डील किया जा सकता था जो केस मेरी पिटीशन को डिसमिस करने में बर्बाद हुआ। तो ऐसे केस में मेरा एआईबी का एग्जाम देने का क्या फायदा हुआ? मैंने अपने 5-6 साल लगाए हैं एलएलबी की डिग्री पूरी करने के लिए, तो मेरे एआईबी का पेपर मैंने क्रैक करा और यह दर्शाया कि हां मैं जो है एक अच्छा वकालत कर सकता हूं। तो कहां कर रहा हूं मैं?
तो मेरे को कोई जानकारी तो देता नहीं है, मेरे को कोई पढ़ाई लिखाई तो इसके बारे में कराता नहीं है। ना ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि मेरे लिए मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे प्रोवाइड कराया जाए, कैसे मेरे को एटिकेट्स सीखे जाए, कैसे कौन सा ड्राफ्ट कहां पर लगाया जाए। क्योंकि जो कानून की पढ़ाई है वो मैं अपने एलएलबी में कर आ चुका हूं, या फिर अगर फर्दर मेरे को अपनी स्टडी करनी है, फर्दर कोई जुडिशियल एग्जाम्स की मेरे को तैयारी करनी है, या सरकारी वकील अगर मुझे बनना है, उसमें मैं सारे के सारे कानून की पढ़ाई करूंगा ही करूंगा। बट अगर मुझे एडवोकेट बनना है तो क्या एआईबी का केवल थ्योरेटिकल एग्जाम देकर अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा करना, यह बताना कि हां मैं काबिल हूं, क्या यह सही होगा? तो इसको क्या मजाक नहीं बोला जा सकता? क्या एआईबी एग्जाम अपने आप में मौकरी नहीं है? क्या एआईबी एग्जाम अपने आप में एक मजाक बनाकर नहीं रह चुका है? अब इसी के रिगार्डिंग मैं पहले फीस की बात आपको कर देता हूं। एक केस आया था 2024 का ही केस है, जुलाई 2024 का, मद्रास हाईकोर्ट के सामने, गोकुल अभिमन्यु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहां पर यही पॉइंट्स पेटिशनर के द्वारा रखे गए थे कि जज साहब, एआईबी की एक तो फीस बहुत ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा कम करा जाए। मद्रास हाईकोर्ट साहब के द्वारा वो पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। अब एक और पॉइंट यहां पे रेज करा गया था कि जो अपना एआईबी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके अंदर एक पासिंग मार्क्स की एलिजिबिलिटी भी रखी हुई है, एक पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी रखा हुआ है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसको मैं बोलूंगा बिल्कुल अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके अंदर भी एक हमारी लिस्ट निकलती है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना क्राइटेरिया बढ़ेगा उतने लोग मेहनत करेंगे और उतने कानून को और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट यही मामला इस जो परसेंटेज के क्राइटेरिया को कम करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास रेज करा गया था। केस का नाम था रंजीत सिंह एंड अनदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यही जुलाई 2024 का केस है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिटीशन को डिसमिस करते हुए बोला कि पढ़ो भाई, आपको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए ना। तो मुद्दे वाली बात यही आ जाती है कि यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एआईबी का एग्जाम कंडक्ट करवाकर फीस उसके ऊपर रखकर क्या ये मजाक की बात करी जा रही है, या फिर अगर एआईबी के अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक हमारे बेटरमेंट के लिए, एक हम अच्छे वकील बने, एक अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम अपना फुलफिल करें, वकालत के अंदर अपने खरे उतरे, तो पैसे लेने ना एक फीस के तौर पे, तो एक ऐसा इनिशिएटिव ले ना कि यहां पे हम आपको ड्राफ्टिंग सिखाएंगे, हम आपको वकालत करना कैसे है वो सिखाएंगे, उसके लिए हम फीस चार्ज करेंगे, 2,500-3 हजार रुपए फीस चार्ज करेंगे। उसके लिए हर कोई वकील मेरे मानने से खुशी खुशी देगा कि यार मेरे प्रोफेशन में आगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं अपना एज एन एडवोकेट अपना पेशा मैं आगे का कर सकूंगा। तो उसमें मेरे को ड्राफ्टिंग सीखने को मिल रही है, मेरे को ये चीजें प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिल रही है, कौन सा ड्राफ्ट कहां लगना है वो मुझे सीखने को मिल रहा है। तो उसके लिए मेरे से 3 क्या 4 हजार रुपए ले। तो मैं आपसे यही बात करने के लिए आया हूं कि कितने लोग एआईबी को एज अ मजाक के रूप में देखते हैं, और अगर फीस के रूप में अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक तरह से रीडिफाइन करना चाहिए, एक रिफाइंड लीगल एजुकेशन का सिस्टम बनाना चाहिए कि ताकि अगर कोई भी लॉ ग्रेजुएट अपना आ रहा है भाई, वो 5-6 साल लगा के पूरी मेहनत करके अपनी डिग्री लेकर आ रहा है। दूसरी बात, एक पॉइंट यह भी आता है कि भाई फर्जी डिग्रियां होती हैं, जुगाड़ से डिग्रियां ले लेते हैं, तो उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, अपनी बहुत सारी कमेटियां बनाई हैं। उसके लिए बहुत बड़ी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए तालियां बजनी चाहिए कि बार काउंसिल को यहां पे इस बात को बहुत संज्ञान लेते हुए बहुत स्ट्रिक्ट अपना एक्शन लिया है कि अब कोई भी फर्जी डिग्री लेकर अपनी नहीं आ सकता है। एडवोकेट्स का वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू करा, इसके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी तालियां हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए कि फर्जी जो वकील हैं तो वो उनको बाहर निकाला जाए, एडवोकेट के प्रोफेशन को खराब नाम ना दिया जाए, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है हमारा। तो इस चीज के लिए यहां पर हम बात करेंगे तो बार काउंसिल अच्छे कदम बहुत लिए हैं, कोई बुराई नहीं है। बट मेरा पॉइंट बस ये एआईबी को लेकर है कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक एलिजिबिलिटी का एग्जाम रखना चाहती है तो थोड़ा वकालत वाला तो रखे, एक स्टूडेंट वाला ना रखे। एक स्टूडेंट की कंपिटेंसी और एक एडवोकेट की शार्पनेस में बहुत अंतर है। एक स्टूडेंट की कंपिटेंसी एग्जाम से जज करी जाएगी। अगर आपको जुडिशरी का पेपर, जुडिशरी में जज बनना है, अगर आपको सरकारी वकील बनना है, तो भाई आपको पेपर क्रैक करना पड़ेगा। ये आपकी एलिजिबिलिटी, ये आपकी कंपिटेंसी शो करेगी कि आप एटलीस्ट जज की चेयर में बैठने लायक हो या नहीं हो। बट एडवोकेट के लिए बस एक फॉर्मेलिटी वाला एग्जाम रखना कि केवल आपको हम परमानेंट लाइसेंस दे रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बट बेटरमेंट के लिए, रिफाइन करने के लिए लीगल एजुकेशन सिस्टम के अंदर आई थिंक सो यहां पर जैसे और बेहतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कदम लिए हैं, तो इसके ऊपर भी एक सोचना चाहिए कि एक फीस रखी जाए जिसमें एडवोकेट्स के मेंटोरशिप के लिए प्रोग्राम रन करे जाए।
एडवोकेट्स को अपना कैसे वकालत सिखाई जाए, क्यों जो एक डेली लाइफ में जूनियर लेवल से लेके अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, हाई कोर्ट में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर एडवोकेट बनना है तो वो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से बहुत सारे एक्सपीरियंस एडवोकेट्स भी होंगे, उनको भी नहीं पता होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी हमें या क्या क्या फॉर्मेट हमें याद रखनी होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि तब जाके आप एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनते हो। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था एक वीडियो के माध्यम से। और AIB 19 का एग्जाम आने वाला है। अब ये जो मेरी बात है वो मेरी बात कहां तक पहुंचेगी कहां तक नहीं पहुंचेगी ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा करिए कि AIB का एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जा रहा है बहुत सो 2011 से कंडक्ट करवाया जा रहा है। उससे पहले भी तो वकील बनते थे, उससे पहले भी तो वकालतें होती थी। अब 2011 से जब से AIB का एग्जाम आया उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई हैं एग्जाम को लेके, ओपन बुक टेस्ट को लेके, नेगेटिव मार्किंग ना को लेके, एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया रखकर और भी बहुत सारी फीस को लेकर। और पिछले साल शायद AIB 17 में तो बहुत सारे एग्जाम जो सेंटर्स थे उनको रद्द भी कर दिया गया था चीटिंग की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक लूप होल जो मैं आपके सामने दर्शाने के लिए आया हूं, आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते होंगे। और कितने लोग एग्री करते हैं एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मैं ये चेक करूंगा कि आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हो और कितना सहमत नहीं हो। और अगर वीडियो पसंद आई है, आप सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज शेयर जरूर करिएगा। बाकी AIB 19 का पेपर आने वाला है तो उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया एक बेस्ट अपडेट लेकर आऊंगा आने वाले टाइम के अंदर, याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।